और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ फिलहाल संदीप चौधरी जी और रितु चौधरी जी लगातार बनी हुई हैं, और मुकेश वत्स जी वरिष्ठ पत्रकार, अटल खंडेवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी, आपका ही रुख करेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को देखती हैं? रितु जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, रितु जी संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे। फिलहाल अटल जी, पहली बार के विधायक और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए भजनलाल जी। बड़ा फैसला, चौंकाने वाला, जो कि कयास लगाए जा रहे थे जिन नामों पर, सारे नामों पर पूर्ण विराम लगा करके एक नई लकीर खींच दी गई। देखिए, भजनलाल जी हैं वो महासचिव रहे हैं 4 बार भारतीय जनता पार्टी में, और बहुत ही अनुशासित व्यक्ति रहे हैं। और राजस्थान की सियासत में उनका नाम हर कोई जानता है। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौंकाती भी है, और जैसा कि भजनलाल जी एक बार के लिए सर है ना, मैं माफी चाहूंगा, कोई कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, आप तब तक बात कर लीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा। आपसे दोबारा सवाल मैं लेता हूं, तब तक मैं मुकेश जी का रुख कर लेता हूं। मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। मुकेश जी, 3 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में जिस तरीके से कद्दावर नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, पूर्व सीएम रहे हैं, उन सब की छुट्टी, हम ये भी कह सकते हैं कि वीआरएस का मतलब आप यहां से भी समझिए कि वे से वसुंधरा, आर से रमन सिंह और एस से शिवराज सिंह, तो तीनों को वीआरएस दे दिया गया। क्या रणनीति है बीजेपी की? किस रणनीति के तहत इन नए नामों का ऐलान किया गया और सबको चौंका दिया? देखो, आपने अभी बीआरएस बोला, विष्णु, मोहन और भजन, ये कॉम्बो बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने भी। विष्णु छत्तीसगढ़ में, मोहन मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में भजन। तो विष्णु मोहन भजन का कॉम्बो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत निर्णय लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, चौंकाने वाली बात यह है कि 34-35 साल के बाद कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। ये बड़ी बात है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो वोट है बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है। और अनेकों बार इस तरह की मांग ब्राह्मण समाज के लोग करते रहे हैं, ब्राह्मण संगठन करते रहे हैं कि कोई किसी बड़े जगह पर हमें नेतृत्व क्यों नहीं मिलता है। तो मोदी जी ने और ये बड़ी सोच समझ के रणनीति के तहत जो है भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया है। और देखिए, ये ना उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश चेहरे को जब मुख्यमंत्री बनाया, और ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया, और एक दलित चेहरे को जो है डिप्टी सीएम बनाया, तो वही कॉम्बो राजस्थान में किया। वहां सिर्फ फर्क इतना कर दिया कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण है, लेकिन वहां भी एक दलित चेहरा और एक ठाकुर चेहरे को रखा गया है डिप्टी सीएम। जी, लेकिन ये आप रणनीति जो बता रहे हैं कि बीजेपी रणनीति बना रही है, आपने तो 2024 की पूरी प्लानिंग बता दी कि बीजेपी 2024 की प्लानिंग के तहत ये निर्णय ली है। सवाल ये उठ रहा है, संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस भी कुछ नाम होती है कि नहीं, कुछ अनुभव भी होता है कि नहीं। जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पुराना काम किया है, जिन्होंने देखा है कि किस तरीके से हमको शासन प्रशासन चलाना है, किस तरीके से हमको अधिकारियों से काम लेना है, किस तरीके से राज्य का हमको विकास करना है, या फिर हम रणनीति ये केवल बनाएं कि कैसे अगला चुनाव जीत सकते हैं। आपको याद होगा जब हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया था, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था मनोहर लाल जी को, तो लोगों ने यही आवाज उठाई थी कि उनको अनुभव नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, कैसे वो हरियाणा को चलाएंगे। आप देखिए, 10 साल हो गए, हरियाणा में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मनोहर लाल
कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग बनाए जाते हैं, ये संगठन के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन के लोग काम नहीं करते हैं, संगठन के लोग भी बहुत काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, और उनका जो अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर इनको जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसे मनोहर लाल जी को बनाया गया था, ये विकल्प मनोहर लाल जी पे करके देख लिया मोदी जी ने, और वो देखिए अब राजस्थान में शुरू हुआ है फिर से। बिल्कुल, आपने हरियाणा का उदाहरण दिया। ऋतु जी, आपको आवाज आ रही है? अब जी, आप अनम्यूट करिए, शायद आपने म्यूट कर रखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं तब तक। देखिए, ऋतु जी की आवाज ठीक करिए भाई, आवाज नहीं मिल रही है। संदीप जी, उदाहरण हरियाणा का दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई पहली बार विधायक बन करके उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई है, अनुभव नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही योगेश भाई, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए, जब बीसीसीआई के सचिव बनाए जाते हैं तो संगठन नहीं देखा जाता है, एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, और अमित शाह जी के बेटे वहां पे बन जाते हैं। जब दिल्ली डीडीसीए के बनाए जाते हैं तो अरुण जेटली जी के बेटे वहां पे बन जाते हैं। ऐसी तरीके से अनुराग ठाकुर के भाई को बना दिया जाता है। लेकिन जब बड़े नेताओं को खत्म करने की बारी आती है, जो एक्सपीरियंस है राजनीति में, देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और ये समझा जाता था कि गुजरात में इन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन एक तरफ तुम नए आदमियों को, जैसे अभी मेरे साथी ने मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लिया, देखिए अगर मनोहर लाल खट्टर जी 5 साल सरप्राइजिंग मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस तरीके से उनको बनाया गया था वो सरप्राइज था। रहने के बाद अगर फुल मेजोरिटी की सत्ता से वो मुख्यमंत्री बनते, अपनी पावर लेकर के आते, उनके काम का हरियाणा की जो जनता है वो गुणगान करती, उनको वोट देती है और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते, तो वाकई ये एक्सपेरिमेंट आगे किया जा सकता था। लेकिन आप जानते हो तो दुष्यंत चौटाला के कंधों पर सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, और इनके 12-14 मंत्री चुनाव हार गए थे। जब विधानसभा चुनाव है 12-14 मंत्री चुनाव हार गए थे। और इसी तरीका का एक्सपेरिमेंट अब हमने राजस्थान में किया है, इसी तरीका का एक्सपेरिमेंट आपने मध्य प्रदेश में किया है, इसी तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में किया है। आप मुझे देखिए, आप किसी भी फील्ड में, आप ऑफिस में भी नौकरी करते हो, ये तो एक मुख्यमंत्री से बहुत छोटी जॉब हो सकती है। यहाँ पर भी सबसे पहले आपका रिज्यूम देकर देखा जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या आप इस चैनल को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। एक प्रदेश को चलाना, ब्यूरोक्रेसी से काम कराना, अपने जो साथ के पॉलिटिशियन होते हैं उनके टीम को बनाना, उनको साथ लेकर के चलना, कितना टफ काम हो सकता है। मुझे लगता है इसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से, आपने हिमाचल का चुनाव याद होगा, प्रेम कुमार धूमल जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं तो उनको वहीं पे निपटा दिया जाता है, उनको सीएम नहीं बनाया जाता, दूसरे व्यक्ति को सीएम बना दिया। लेकिन उत्तराखंड में धामी चुनाव हार जाते हैं और धामी को चुनाव हारने के बाद भी सीएम बना दिया जाता है। इन चीजों से योगेश जी ये पता लगता है कि जो मेरा अपना फेथफुल व्यक्ति है, जिसपे मुझे ट्रस्ट है, जो मेरे प्रति वफादार है, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको ये देखना होगा वसुंधरा जी राष्ट्रीय नेतृत्व की कितनी वफादार थी, आपको ये देखना होगा शिवराज सिंह की कितनी अच्छी ट्यूनिंग थी, इसी तरीके से रमन सिंह की कितनी अच्छी ट्यूनिंग थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो अडवाणी ग्रुप से बिलोंग करते थे, उनकी टीम में साथ रहे और ऐसे लोगों को निपटा दिया गया। तो नया समीकरण बनाने, नया बैलेंस बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी धुरंधरों को आउट कर रही है, क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से हम केंद्र का भी जिक्र करते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतार दिया गया, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। ये कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, इन मंत्रियों को इसलिए उतारा गया ताकि केंद्र में ये अपने आप को बाहुबली न समझे, पार्टी पर अपना आधिपत्य जमाने की या अपना एक गुट बनाने की कोशिश न कर पाए, ताकि इनको भेज दिया जाए। जाहिर तौर पर जो लोग केंद्रीय मंत्री थे अब उनको विधायक बना दिया गया है, विधायकी का चुनाव लड़ा दिया गया है। विधायक केवल जो केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल था वो तो खत्म हो गया, अब विधायक बन के रहेंगे। बहुत ज्यादा होगा तो मंत्री बना दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रोटोकॉल जो केंद्र में था वो तो अब राज्य में सिमट करके रह गया। तो ये माना जाए कि इनको सबको साइडलाइन करने की नई रणनीति है, क्योंकि दावेदारी ये ठोक सकते थे अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के भी। देखिए योगेश भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हकीकत यही है कि कुछ लोगों को, जिन्हें ये गुमान हो गया था कि हम बड़े नेता बनकर के उभर रहे हैं या हमारे पीछे इतने लोग हैं, हमारे पीछे इतने विधायक हैं,
उन लोगों को उनकी औकात याद दिला दी गई है राजनीति में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको टॉप पे बने रहना है तो आपको टीम को मैनेज करना आना चाहिए। आपके खिलाफ आपको पहले से आभास अगर हो जाएगा कि ये लोग मेरे खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी चर्चा थी कि वसुंधरा जी कुछ विधायकों से मिल रही थी, तो जेपी नड्डा जी का वहां पे फोन जाता है कि वसुंधरा जी आप विधायकों से मिलना बंद कीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ये नहीं चाहता कि नीचे किसी भी तरीके की टीम बनाई जाए या अपनी एक लॉबी बनाई जाए और वो मांग ऊपर तक रखी जाए कि यहाँ पे मैं सुटेबल हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा किसको जिम्मेदारी देनी है, किसको जिम्मेदारी नहीं देनी है। और ये भी साफ हो गया किसी मजबूत व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि जिनको कान पकड़कर कुर्सी पर बैठाया जा सके और कान पकड़कर कुर्सी से हटाया जा सके। बिल्कुल मुकेश वत्स जी, आपसे समझेंगे, नाराजगी देखने को मिलती है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी, मतलब मुंह गुब्बारा जैसे फूटता है लेकिन वो फ्लावर जैसे फट नहीं पाता है। योगेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक खबर देख रहा था जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मांगने से अच्छा है मर जाऊं। हाँ, तो अभी उनका ये बयान आया है मीडिया में और बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कल तो वो मीडिया के सामने जो है मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और आज जो है इस तरह का बयान आया। और आप देखना कल वसुंधरा राजे भी कुछ न कुछ इस तरह का बयान देंगी। देखिए जो ये बड़े नेता हैं जो लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों शिवराज सिंह या रमन जी हों छत्तीसगढ़ के, क्या है कि देखिए एक लंबे समय से राजनीति कर रहे थे, लंबे समय से इनकी पकड़ थी। अब जो भारतीय नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व, तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये लोग केंद्र की भूमिका में अपना योगदान दें और स्टेट में नए चेहरे को प्रमोट किया जाए। तो ये एक मुझे लगता है प्लानिंग भी होगी भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो 2024 की तैयारी है इनकी, उसको लेकर भी है। जातीय समीकरण भी है और जो वरिष्ठ नेता है जो मुख्यमंत्री रहे लंबे समय से, उनको दूसरी भूमिका में भी रखना होगा। तो हो सकता है इनकी कोई भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति हो, उसके तहत ये सब किया जा रहा हो। ठीक बात आप कह रहे हैं। ठीक है रितु जी, अब आवाज आ रही है आपको? रितु जी को स्क्रीन पर लाइए। रितु जी आवाज मिल रही है आपको? रितु जी की आवाज नहीं आ पा रही है भाई, रितु जी की आवाज ठीक कराइए। मेरी आवाज जा रही है उन तक शायद, लेकिन उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। देखिए क्या दिक्कत आ रही है। अटल जी आपको आवाज मिल रही है? अटल जी को भी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए देखिए भाई, दोनों लोगों की आवाज ठीक कराइए। संदीप चौधरी जी, ये बातें ठीक हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति चली है, मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, वहां से कहा गया कि यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर डोरे डालने की कोशिश है। इसी तरीके से आदिवासी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, वहां की भी वोट बैंक की राजनीति की गई। अब यहां पर सवर्णों को एक साधने की कोशिश, यानी जो कॉम्बो पैक आता है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के इसमें दिख रहा है कि कुछ छूट ना जाए। योगेश भाई ये बहुत सही डिसीजन है। मैं मानता हूं 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिस तरीके से यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, देखिए यादव देश के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और यादव समाज आज भी हमारा जो देश है वो इस तरीके से खुश होता है कि अगर किसी ब्राह्मण को कोई जिम्मेदारी बड़े लेवल पर अमेरिका में भी मिल जाती है तो हमारे देश में खुशियां मनाई जाती है। अगर किसी जाट को जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाती है तो हमारे देश में खुशियां मनाई जाती है। अगर किसी राजपूत को जिम्मेदारी मिल जाती है तो उसकी खुशियां यहाँ मनाई जाती है। जाति आधारित चीजें अभी भी हमारे ब्लड में है और इसी तरीके से जैसे यादव को बनाया गया है तो देश के यादवों में खुशी की लहरें, इससे अब इनकार नहीं, और इसका फायदा 2024 में बीजेपी को मिलेगा, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। और ब्राह्मण समाज में भी एक नाराजगी थी, ब्राह्मण समाज भी काफी समय से चाह रहा था कि हमें भी इस तरीके का नेतृत्व मिले। तो जिस तरीके से राजस्थान का नेतृत्व भजनलाल शर्मा जी को दिया गया है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो कोर वोट बैंक है वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। तो मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है 2024 को लेकर के वो एकदम सटीक बैठती है। लेकिन बस इसी बात का दुख है कि कम से कम जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसको वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी वरीयता के आधार पर लोग गृह मंत्री बने हुए हैं, लोग रक्षा मंत्री बने हुए हैं, लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन वो चीज यहाँ पर मिसिंग लगती है।
ऋतु जी आप जरा बोलिए, आप एक बार आवाज अपनी चेक कराइए। जी जी आप हाँ अब आ रही है, आपकी आवाज मिल रही है। कैसे फैसले को देखती हैं आप? कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आपने बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल कोई ना, ठीक है। अब आप अपनी बात रखिए। कैसे देखती हैं बीजेपी के इस फैसले को? देखिए जो राजस्थान की जो जनता है, उन्होंने जो वोट दिया था वो उन चेहरों को दिया था जिन चेहरों को मोदी सरकार ने दरकिनार कर दिया है। चाहे वो वसुंधरा जी का चेहरा हो, चाहे वो अन्य किसी और नेता का, जैसे सीपी जोशी हैं और जितने भी नेता हैं, उनको दरकिनार करने का काम मोदी सरकार ने किया। और इस बात का जो जनता के दिल में जो दुख है वो अब बहुत जल्दी जो है मोदी सरकार को नजर आएगा। और ये केवल और केवल तानाशाही, इसको मैं बोलूंगी कि केवल और केवल तानाशाही है, जो भी पर्दे के पीछे थी अभी पर्दे के सामने आ गई है। और सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि केवल दो का विकास करना है और केवल दो का विकास करवाना है। तो ये दोनों केवल और केवल अपनी गोटी फिट करने में लगे हुए हैं, अपनी फील्डिंग इन्होंने लगाई है। और ये 2024 का जो है पूरी तरह से इन्होंने रास्ता अपना साफ किया है कि इनके मुकाबले में कोई लीडरशिप खड़ी ना हो। तमाम जितनी भी सीनियर लीडरशिप थी भाजपा की, सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शिवराज जी को देख लीजिए, चाहे आप रमन सिंह को देख लीजिए, चाहे वसुंधरा जी को देख लीजिए। इन्होंने जितने अपने कद के जो नेता थे, या जो शिवराज जी तो पीएम पद के भी दावेदार थे, क्योंकि अगर वो अब की बार अगर वो सीएम बन जाते तो 5 बार के सीएम हो जाते। तो इस प्रकार से लगातार जो इन्होंने जो है स्टेट लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है मोदी सरकार ने। और केवल 2024 में किस प्रकार से अपना चेहरा जो है ज्यादा चमकाया जाए, और जो इनको लग रहा था कि इनका मुकाबले है, उनको जो है इन्होंने साइडलाइन करने का काम अच्छा, किया दो चीजें अब यहाँ पर आई। आपने 2024 का जिक्र किया, हालांकि पहले भी इसके हो चुका है, संदीप जी ने भी जिक्र किया और मुकेश जी ने भी जिक्र किया। लेकिन इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे, ये माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है, जो भी इसमें बढ़त बनाएगा उसके लिए 2024 की राह आसान हो सकती है। ऐसा सभी राजनीतिक दलों का भी मानना था और जो सियासी गलियारों में चर्चा थी वो भी थी। तो एक तरफ तो बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर पाई, 3 राज्यों में सत्ता पर काबिज हुई। दूसरी बात ये कि अब आपकी किलेबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी। छत्तीसगढ़ में एसटी समुदाय को पूरा साथ लिया गया, मध्य प्रदेश के सहारे ओबीसी वर्ग को साथ लिया गया, और अब राजस्थान के सहारे सामान्य वर्ग को साथ लिया गया। यानी चारों तरफ से जो अब विपक्ष है उसको घेरने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, और अब घबराहट बढ़ रही है विपक्ष में। देखिए योगेश, मैं आपको ये बात पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ कि ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, ये लोग केवल और केवल उनके नाम का उपयोग करते हैं और उनके वेलफेयर में इन्होंने कभी कोई काम नहीं है। कहने को तो मोदी जी भी ओबीसी है, लेकिन ओबीसी के हकों की बात आती है तब बोलते हैं कोई जात पात नहीं है। और दलितों के नाम पर जो है दलित को इन्होंने जो है राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन उनका अपमान भी बराबर करते हैं। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, उनको जो है संसद के उद्घाटन तक में नहीं बुलाते हैं, उनका अपमान करने काम करते हैं। तो ये दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को अपमान करने के लिए ये केवल और केवल पद देते हैं, ताकि उनका खुल के जो है उनका शोषण किया जा सके, उनके नाम पर वोट तो बटोरा जा सके, लेकिन उनको उनके हक न दिए जाए कभी। ये सरकार जो है, खास तौर पे मोदी सरकार, ये दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है। ये हर उस वर्ग के खिलाफ है जो मेहनत कश है। ये केवल और केवल ये अपना और अपने कारोबारी जो इनके मित्र हैं उनका केवल भला देखते हैं, और इसके अलावा इनके मन में भारत के लिए, ये भारत की जनता के लिए कोई जगह नहीं है। मुकेश वत्स जी, ऋतु चौधरी जी तो बड़े आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोट बैंक की ही राजनीति कर रही। कैसे अपने चेहरे को चमकाया जाए, अपने चेहरे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, और कैसे अगले आने वाले चुनाव में जीत हासिल की जाए, ऐसा लगता है आपको? योगेश जी, आपको मैं इससे सहमत नहीं हूँ। योगेश जी, ऐसा है, देखिए अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें कौन चेहरा था सबसे बड़ा? मोदी जी का चेहरा था। मोदी जी के चेहरे पे वोट मिला। तीनों राज्यों में जो सरकार बनी है वो मोदी जी के चेहरे पे बना। किसी का नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, किसी को नहीं बोला गया था कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा है तीनों राज्यों में, और मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला। ठीक है, अब देखिए तानाशाही की बात कर रही थी अभी आप, तानाशाही, ये तो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, तो इनकी भी तो तानाशाही खत्म हुई है।
इनकी भी तो तानाशाही खत्म हुई है ना अभी। अब हर बार एक ही आदमी मुख्यमंत्री बनता रहेगा क्या? और लोगों को भी तो मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? कुछ अच्छा करने का दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। और लोगों के मौके की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और खड़ा हो जाता है, क्योंकि चर्चा ठीक है। मुकेश जी आप पूरी आप बता रखिए, सवाल आपसे है। सवाल आपसे है ये कि राजस्थान में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वसुंधरा राजे को नहीं, और भी कई नाम चल रहे थे, दिया कुमारी चल रहे थे, और भी कई नाम चल रहे थे कि उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सामने आए, फ्रंट लाइन पर आई, और ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि महिलाओं के लिए वो हर कदम उठा रही थी। आ रहे हैं ऋतु जी, आ रहे हैं आपके पास। उसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिली नहीं कि महिलाओं को लेकर के भी कुछ खास ख्याल रखा गया हो या उप मुख्यमंत्री ही बना दिया गया हो। डिप्टी सीएम तो एक महिला बनाई है ना राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में बनाई गई है ना। हाँ, तो राजस्थान नहीं, मैं अन्य राज्यों का राजस्थान में तो मुख्यमंत्री के लिए वो हो रहा था, चर्चा हो रही थी कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अन्य राज्यों में जो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे उसमें काफी महिलाएं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मतलब निकल के आ रहा है कि महिलाओं को बहुत बड़ा स्थान पे रखा जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे उसमें महिलाएं होंगी प्रमुख तौर पर, कैबिनेट में उनका ख्याल रखा जाएगा। ऋतु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, पहले तो मुकेश जी जो अभी बोल रहे थे, वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार इनके नीचे लिखा आया, लेकिन मुझे लगता है कि घोषित प्रवक्ता हैं भाजपा के, तो मैं इनकी बात को क्लियर कर दूं कि एक ही व्यक्ति का बार बार सीएम बनेगा क्या? तो एक ही व्यक्ति का पीएम बनेगा क्या बार बार? ये भी तो है ना, ये अपना ही कॉन्ट्राडिक्शन खुद कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मोदी सरकार जो है महिलाओं के खिलाफ है, खास तौर पे महिलाओं का वंदन करने की बात करती है, लेकिन वहां पे महिलाओं को रुदन करा दिया इन्होंने वसुंधरा राजे को। और दूसरी बात ये है कि जहां पे इन्होंने बोला कि मोदी के नाम पर जो है हम स्टेट जीते। आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश जो जीते वो मामा जी की वजह से जीते। अपने राजस्थान का एक कल्चर रहा है कि एक बार अगर बीजेपी है तो दूसरी बार वो कांग्रेस को लेके आते हैं, कांग्रेस है तो फिर बीजेपी को लेके आते हैं। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मैं तो 1.5 महीना रही हूँ राजस्थान में, मैंने खुद देखा मोदी जी की रैलियों में लोग नहीं थे। उनके जो है उनका जो जीप चल रहा था उसपे जो उनके विधायक नहीं थे, कोई नहीं था उनपे। तो वो ये चीज कहना कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता गया है, बिल्कुल मैं इसको सिरे से नकारती हूँ। ये मोदी जी के चेहरे पे आपका अधिकार है ऋतु जी, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में बैठी हुई हैं, आपका ये अधिकार है। आप जीत हार को कैसे निकालती हैं और बीजेपी के लोगों से कैसे रहते हैं वो बीजेपी के। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है। ठीक है ऋतु जी, ठीक है ऋतु जी। और समय का अभाव, इसलिए चर्चा को पे हमें विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम का ऐलान हो गया है और अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर इन 3 राज्यों में कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।